जनवरी 2023 का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 21 जनवरी के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। वी हैव दिस जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये एक टेलीस्कोप ही है, जैसे हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे थे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। तो हमारे इंडिया में पुणे में टेलीस्कोप है। इसने एक एटॉमिक हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया था रिसेंटली, बहुत ही फार अवे गैलेक्सी के अंदर। अब ये एटॉमिक हाइड्रोजन चीज़ क्या होती है हमें वही समझना पड़ेगा। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ना, ये बेसिक फ्यूल होता है जिसमें गैलेक्सी के अंदर एक स्टार की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इंडिया जो है ये अर्थ पे है, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। तो सन जो है हमारा, सन हमारा स्टार है। तो इस तरह के सन को बनने के लिए ना एटॉमिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हॉट आयोनाइज्ड गैस उसके सराउंडिंग मीडियम से गैलेक्सी के उस यूनिवर्स में फॉल करती है तो गैस ठंडी हो जाती है, उसके कारण एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है। फिर ये बन जाता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और इसके कारण होती है फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब एक रेडियो सिग्नल जो ओरिजिनेट हुआ था एक एटॉमिक हाइड्रोजन से एक बहुत दूर के डिस्टेंट गैलेक्सी के अंदर, उसको हमारे पुणे के JMRT ने डिटेक्ट किया था। एक चीज़ और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडशिफ्ट फिनोमेना। तो रेडशिफ्ट फिनोमेना के अंदर ना हम लोग एक सिग्नल की वेवलेंथ को चेक करते हैं। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है और उसकी मूवमेंट क्या है। तो जितनी ज़्यादा इसको Z से डिनोट किया जाता है रेडशिफ्ट को, तो जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है ना Z की, उसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे होता है ज़्यादा। देन वी हैव दिस, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, उससे पता चला था कि जो एंट होती है ना, चींटियाँ जो होती हैं, ये अपने बिहेवियर को डील नहीं कर सकती, मतलब बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती विद रिस्पेक्ट टू द वार्मर क्लाइमेट। यानी कि अगर ग्लोबल हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा ना, तो कुछ चींटियों की स्पीशीज़ ऐसी होती हैं वो अपने टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं कर पाएंगी। इसके कारण होगा क्या, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी बदलाव होंगे ना उसके लिए प्रति बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। मतलब कि दे विल बी एक्सपोज टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दे कुड नॉट मूव अवे फ्रॉम द वार्मर साइड्स डिपॉजिट्स कॉस्ट टू देयर वेल बीइंग। अब इसे हमें समझना पड़ेगा कि इसका कारण क्या होता है। कारण ये होता है कि एक तो ह्यूमन बींग्स जो होता है ना, वी आर एंडोथर्म्स, है ना। हम लोग जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, हम उसको एनवायरनमेंट पर डिपेंड किए बिना उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टोथर्म्स। यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सनलाइट का जो चेंज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली इनकी बॉडी चेंज होगी, अपने आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो जैसे जैसे एंट की जो चींटी की बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा ना एनवायरनमेंट से, अब उसके कारण ये क्लाइमेट्स के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी। यानी कि बाहर की सनलाइट के कारण जो टेम्परेचर राइज होगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा। अगर एंट्स वार्म अप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इनका मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज हो जाएगा और इनकी फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंट्स जो होते हैं ना, ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहलाते हैं। यानी कि ये दे इंसेक्ट्स मूव द सॉइल ड्यूरिंग देयर नेस्ट बिल्डिंग। इसके कारण ये न्यूट्रिएंट्स को भी अफेक्ट करते हैं, उसका मूवमेंट चेंज करते रहते हैं। तो किसी की बहुत पुरानी स्टडी है, इट हैपेंड इन द 17th सेंचुरी के आसपास की स्टडी थी। उसमें पता चला था कि अगर धरती पर से सारी की सारी चींटियाँ खत्म हो गई ना, तो ह्यूमन बींग्स भी खत्म हो जाएंगे उसके विदिन 5 years। और ये मधुमक्खियों के बारे में भी कहा गया था, जो हनी बीज होते हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो उसके ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर अंदर सारी ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ भी खत्म हो जाएंगी। इन्हीं को हम लोग, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जिनको हम लोग इकोसिस्टम के इंजीनियर्स बोलते हैं। पहले भी एक स्टडी की गई थी, उसमें 38 इंसेक्ट की स्पीशीज़ थी, जिसमें से 19 को पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाला है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। उनमें से 17 एस्केप कर जाएंगे इस फेट को, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं। बट 17 एस्केप कर पा रही हैं, 19 नहीं कर पा रही हैं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऐसी होंगी जो खत्म हो जाएंगी। इंडिया और रशिया ने ना एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है IRRPL, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये लोग हमारे उत्तर प्रदेश के कोरबा के अंदर AK-203, ये जो एक असॉल्ट राइफल है, ये प्रोड्यूस करेंगे। ये है हमारी AK-47 और ये है हमारी AK-203। तो अभी तक इंडिया के अंदर AK-47 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड AK-203 जो होगी ना, इसका 100% प्रोडक्शन जो होगा वो इंडिया में होने वाला है। विल इंडिया फेस ए रिसेशन इन द जून। अभी RBI की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने GDP प्रोडक्शन किए थे, ये हमारी जो GDP होगी वो अराउंड 7% तक ग्रो करेगी। तो हो सकता है कि हमारे GDP के अंदर कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन रिसेशन तो नहीं आएगा। तो सिंस इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रो करती रहेगी, हम लोग यहाँ पर रिसेशन समझना होगा। तो ये हमारा GDP होता है और ये हमारा टाइम के साथ कैसे चलता है। तो एक टाइम होता है जब हमारी GDP ग्रो कर रही होती है, इसे हम लोग ग्रोथ पीरियड बोलते हैं, जब वो राइज कर रही होती है। एक होता है पॉइंट पीक। पीक का मतलब होता है कि इसके बियॉन्ड अभी राइज नहीं कर पाएगी इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर।
फिर वो नीचे गिरना भी स्टार्ट कर सकती है, उस हम नीचे गिरने वाले को बोलते हैं हम लोग रिसेशन। ऑलराइट, तो फिर ये ग्रोथ करती है, फिर ये पीक पे जाती है, फिर ये रिसेशन आता है, फिर ये ग्रोथ करती है, फिर ये पीक पे जाती है, फिर ये रिसेशन आता है। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जनरली हमारा एक स्टडी होती कॉमन जो रूल ऑफ थंब होता है ना, वो पता उससे होता है कि अगर रिसेशन जो होता है ना, तो 2 क्वार्टर जब होता है ना नेगेटिव के, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, ये जो 2 क्वार्टर्स तक अगर ये नेगेटिव में चल रही होती है ना, हम लोग उसको रिसेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार अगर जीडीपी नेगेटिवली चलेगी तो आप बोल दो कि रिसेशन आ गया है, इट हैज़ टू गो फॉर 2 क्वार्टर्स। तो इंडिया के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जून के आसपास होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता, बट मे बी। लेकिन ये बात भी है, हमारा जो मोमेंटम है जीडीपी की ग्रोथ का थोड़ा सा कम भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट एडवांस के एस्टिमेट्स आए थे 2022-23 के, उसमें भी पता चला था कि जीडीपी की जो होगी ना वो ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ होने वाली है जनवरी और मार्च के क्वार्टर के अंदर। देन वी हैव दिस, रशिया का एक न्यूज़पेपर इज़ ऑन इट्स वे टू चेन्नई वाया ईरान एयरपोर्ट। तो इसमें आप लोगों को ना पहले ये समझना पड़ेगा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। अभी आपको मैप में इंडिया दिखाई दे रहा होगा, एंड एक ये है एनएसटीसी का रूट है, एक स्टैंडर्ड रूट है। स्टैंडर्ड रूट मतलब क्या होता है कि अगर रशिया से किसी चीज़ को हम लोगों को इंडिया पहुंचाना होता है ना, तो रशिया ये वाला रूट फॉलो करता है, पूरा यूरोप के अंदर से होते हुए ये पूरा बाल्टिक सी, नॉर्थ सी वगैरह लेकर के, देन ये यूके है, यहाँ पर ये फ्रांस, जर्मनी वगैरह सब है, देन ये स्पेन है, फिर ये होकर के पूरा मेडिटेरेनियन सी से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होता हुआ पूरा इस तरीके से, देन ये कमिंग थ्रू दिस मिडल ईस्ट के पास से, रेड सी वगैरह से होते होते, देन गल्फ ऑफ एडन से होकर के अरेबियन सी से, ये हमारा स्टैंडर्ड रूट है और ये बहुत लंबा पड़ता है। वी हैव दिस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो रशिया से होते हुए वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, अजरबैजान के थ्रू, ईरान के थ्रू हमारा ये यहाँ पर आ सकता है। दिस इज़ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पे। अब हम लोगों ने एक 2014 में एक ड्राई रन किया था इस रूट का कि क्या हम लोग इस रूट को यूज़ कर पाएंगे। जब ड्राई रन किया जाता है तो ड्राई रन का मतलब होता है कि वी विल बी रनिंग दिस, मतलब सिर्फ गाड़ी खाली उस ट्रैक के ऊपर एक बार रन की जाती है चेक करने के लिए कि रूट में कितना टाइम लगेगा, कितना फ्यूल कंज्यूम होगा। तो ड्राई रन से हम लोगों ने एक रूट आइडेंटिफाई किया था। अभी इसमें हो क्या रहा है कि एक कार्गो है जिसको कि RZD लॉजिस्टिक, रशियन रेलवेज़ ने कुछ समय पहले रशिया से निकला था और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू आएगा। अब इसमें होने वाला क्या है ना कि फर्स्ट जो फेज़ होगा उसमें कार्गो जो है वो रेल मोड से आएगा, रशिया से बंदार अब्बास पोर्ट जो कि ईरान में है। कहाँ से आएगा? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। ध्यान रखना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मैप पढ़ के जाना। पिछले 2 सालों से लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं हमारे। तो ये अराउंड 7200 किलोमीटर का मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट है। मल्टी मोड का मतलब ये होता है यहाँ रेलवेज़ का भी रूट है, यहाँ सी रूट भी है, यहाँ पर रोड भी इस्तेमाल किया। अगर आपको तो देख लोगे यहाँ पर रेलवेज़ भी है, सी भी होगा और हर तरीके का रोड का भी इस्तेमाल किया गया होगा। एम बस यही था कि ट्रेड की कनेक्टिविटी जो हमारी मेजर सिटीज़ है, मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्तरखान, बंदर अंजली, इन सब के बीच में ट्रेड का जो पूरा कनेक्टिविटी उसको बेहतर करना है हमें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। भोपाल डिक्लेरेशन है, जब भी कोई डिक्लेरेशंस वगैरह किए जाते हैं ना उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें बेसिकली एक मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल को जिसको वीमेन लीड करेंगी और नॉर्थ एंड साउथ के गैप को ब्रिज करना है, कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष वगैरह की। तो एक थिंक टैंक है, मतलब थिंक 20 करके एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो G20 के अंदर ही हुआ था ये। इसमें उन्होंने बात की थी कि कैसे हम लोग अपनी रिसर्च वगैरह पे डेवलप कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे कैसे काम करेंगे, सोसाइटी के हर एक सेक्शन के वेलफेयर के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 हैकाथॉन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा फॉर द साइबर चैलेंजेस। अब जो आपका GS3 में साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक होता है ना, वहाँ पर इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि डिफेंस में भी साइबर सिक्योरिटी की इस तरह के हैकाथॉन्स किए जाते हैं। हैकाथॉन्स जब होता है ना तो उसमें ओपनली चैलेंज किया जाता है, उस चैलेंज के कुछ सॉल्यूशंस इनवाइट किए जाते हैं, तो जो उसका सॉल्यूशन निकाल कर आता है उसको कुछ अवार्ड मिल जाता है। जैसे अब ये इंडियन आर्मी ने अगर किया है हैकाथॉन, तो उन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम सामने रखी होगी कि पब्लिक के लिए हैकाथॉन है, वो लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उससे मिलिट्री को 2 सपोर्ट मिल जाते हैं कि मिलिट्री को ये भी पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरीके की थी और उसको किस हद तक टैकल किया जा सकता है। तो हैकाथॉन्स इसलिए बहुत यूज़फुल होते हैं। अब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है, तो जर्मनी ने रिसेंटली बात की थी कि अपना एक नया फ्लीट, एक मॉडर्न लेपर्ड 2 टैंक्स है, ये वाला टैंक्स है, ये ऑफर करने के लिए। हालांकि इस पर उन्होंने पूरी क्लैरिटी नहीं दी थी, बट दिस वाज इन द न्यूज़ कि जर्मनी ये यूक्रेन को ऑफर करेगा।
अब ये एक ग्रेटर स्कॉप, ये एक टाइप ऑफ डक है, यानी कि एक बतख टाइप की, जो रिसेंटली लोकतक लेक में देखी गई थी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के बाद। तो IUCN के अकॉर्डिंगली ये लीस्ट कंसर्न पे है। एंड ये एनाती दे करके एक फैमिली होती है इनके, इन एनिमल की, जो बर्ड की होती है उसमें पाई जाती है। तो जनरली ये जो अपने अंडे वगैरह देती है ना, नेस्टिंग वगैरह, ये कोस्टल टुंड्रा हैबिटेट्स में देती है। तो आप लोगों को पता होगा लोकतक लेक के बारे में, जो कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क के लिए फेमस है। यहाँ पर संगाई डांसिंग डियर भी मिलता है। ये एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। तो बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है जो कि लोकतक लेक में देखने को मिली थी अभी रिसेंटली। एंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेटरी बर्ड है, जो कि आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन्स में पाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने GAEA लॉन्च किया था, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, जहाँ पर वो लोग बात करेंगे कि जो नेट ज़ीरो का हमारा टारगेट है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का 2070 तक का है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका जो टारगेट है ना, उसमें दे आर ट्राइंग कि किस तरीके से हम लोग $3 ट्रिलियन के आसपास यूज़ कर सकते हैं फाइनेंसिंग को। एंड जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी का और नेचर का लॉस हुआ है ना, उसे हम लोग 2050 तक रिवर्स कर सकते हैं। अभी जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसमें दे आर प्लानिंग कि कैसे हम लोग नए और एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स के ऊपर काम कर पाएंगे। इसमें कुछ 45 के आसपास इन्होंने पार्टनर्स को हैंडल करने की कोशिश की थी, उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर द नेट ज़ीरो। एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली GFANZ के जो मेंबर्स हैं, दे इनका काम है फाइनेंस करना, किसको? कोल, ऑयल, फॉसिल और गैस इंडस्ट्रीज़ को। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोलिशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिनका काम ही होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को हम लोग नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको लिखने होते हैं। ये इस बार देखोगे 2022 में मेंस में देयर वाज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ये GS2 में आया था। उसमें IR के अंदर क्लीन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया को लेकर के, और ये ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल अगर आप लिख देते हो ना, तो उससे हेल्प बहुत मिलती है। डॉपलर वेदर रडार्स, तो IMD जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि हम लोग पूरे इंडिया के अंदर ये DWRS का नेटवर्क बनाएंगे 2025 तक। अब ये जो रडार है ना, इसकी एक स्पेशलिटी ये है, ये डॉपलर इफेक्ट यूज़ करता है, यानी कि ये वेलोसिटी डेटा प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये बादल वगैरह जो होंगे ना, इस तरीके से इनको स्टडी करता है। ये एक्चुअल में एक डॉपलर रडार की रियल फोटो है। रडार कैन ओनली सी द स्टॉर्म अलोफ्ट, और जो भी रिलेटिव मोशन होता है एक वेव सोर्स का एंड उसके ऑब्जर्वर का, ये उसमें फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंज को स्टडी कर लेता है। तो इनका इस्तेमाल किया रहता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश वगैरह के बारे में उसका मोशन चेक करता है, एस्टिमेट करता है किस टाइप का होगा वो, इन सब के लिए। तो इंडिया के अंदर ये पहले एक्सपेरिमेंट किया 2021-22 में भी न्यूज़ में काफ़ी रहा था, और अब उन्होंने कहा कि 2025 तक हम लोग पूरे इंडिया में इसको सेटअप करेंगे। दैट्स इट फॉर द वन लाइनर करंट। वी हैव दिस एडिटोरियल, अ G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस। ऐसा लिखा है सैयद मुनीर जी के द्वारा। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल थिंक टैंक, जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड गवर्नेंस, IPAG। ओके फाइन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर G20 की बात की जाएगी। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी अभी राइट नाउ चल रही है। तो कुछ मैंने जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था ना, बेसिकली ये वो चीज़ें जो मुझे लगा कि आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कुछ कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड और सब टाइटल्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। मैं समझा रहता हूँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। बाकी आपको जहाँ पर लगे अपने हिसाब से आप उनको और अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। एट ए टाइम ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड पेरिल, इंडिया हैज़ टेकन ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। ये स्टार्टिंग में भी लिखी जा सकती है, क्योंकि G20 का क्वेश्चन आएगा, मेंस में आएगा, कहीं पर भी आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया इस तरह का स्टेप ले रहा है, प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़े ग्रुप की, और मोर देन 100 कंट्रीज़ के इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट भी करते हैं। देखो G20 के अंदर तो 20 कंट्रीज का ही ग्रुप होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंट्रीज़ को इनवाइट नहीं किया रहता। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी साथ में इनवाइट किया जाता है जब भी कुछ फॉरम वगैरह होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि 20 कंट्रीज़ ही उसमें प्रेजेंट होंगी, इसके अंदर यूरोप भी आता है, तो और भी बहुत सारी कंट्रीज, तो और मेजर कंट्रीज़ हैं, UK, US, रशिया वगैरह सब। अभी रिसेंटली G20 का कुछ फोकस है, जैसे ग्लोबल फूड हो गया, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, एंड बहुत सारे क्लाइमेटिक क्राइसिस के कारण ये सारी चीज़ें आपस में इंक्रीज हो चुकी हैं। तो इंडिया के पास बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ में यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि एडिटोरियल्स को ना वर्ड टू वर्ड पढ़ा करो, ठीक है। उनको ऊपर से ये नहीं कि यार देखो ये G20 का है, G20 ग्रुप में ये होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसे एडिटोरियल्स का एक्सप्लेनेशन काम नहीं आएगा। एडिटोरियल्स में से आपको स्टेटमेंट्स निकालने अपने एग्जाम में यूज़ करने के लिए। कहानी तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे साउथ एशिया की वॉइस के लिए G20 इंडिया G20 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से आपको एक्चुअल में स्टेटमेंट्स उठाने होते हैं।
आंसर राइटिंग के लिए। यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करना है किसी को बताने के लिए, देख मेरे को पता है इंडिया का रोल जो होगा वो G20 के अंदर उससे साउथ एशिया कैसा बेटर होगा, वो अलग चीज़ है, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब करते रहना। यहाँ पर आपको एक्चुअल में वर्ड टू वर्ड पढ़ के सेंटेंस की किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं। अब इस पर्सन ने अपने एडिटोरियल के अंदर ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, अ टाइम फॉर बोथ पोटेंशियल एंड पैरल। अब पोटेंशियल एंड पैरल आर वेरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स जो अपने आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। इंडिया हैज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है, चाहो तो इसको लिख सकते हो अपने इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में नोट्स में लिख लो। तो इंडिया ने कुछ प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई की हैं, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ। अभी जो लाइफ वाला कैंपेन था ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था, जो कि COP26 हुआ था ना ग्लासगो में, इंडिया ने वहाँ से स्टार्ट किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात की थी। फिर एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल फोरम्स, वुमेन लेड डेवलपमेंट। अब अगर आप देखोगे ना ये सारे के सारे जो अंडरलाइन किए ना, आप देख रहे हो इसके इनका प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया गया है। इंडिया ने आइडेंटिफाई किए कुछ प्रायोरिटीज, दैट इज दिस एंड दिस एंड दिस। इवन ये वाला पैराग्राफ भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपको कभी कभी पैराग्राफ में मेंशन होता है ना, कुछ लोग कोशिश करते हैं हम पैराग्राफ में आंसर लिखें या फिर हम लोग पॉइंट वाइज लिखें, तो ये भी एक तरीका होता है। ऑलराइट, किस तरीके से आप लोग ये कॉलन वगैरह का इस्तेमाल करके कभी कहीं पर कॉलन लगाना होता है, कहीं पर सेमी कॉलन लगाना होता है। तो इसलिए वर्ड टू वर्ड जब आप एडिटोरियल को देखते हो, पढ़ते हो, चलते हो, आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे पॉइंट्स को हम लोग ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। फिर गिवन द प्रायोरिटीज़ आर ग्लोबल, क्योंकि जो भी हमारी इसमें ग्लोबल का मतलब है कि ये जो इश्यूज़ है ना ये सबके सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं। हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम का, इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इट्स अंडरस्कोर्स हाउ इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड इज़, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल है। ऐसा नहीं कहता इंडिया एक अपना अपना सॉल्यूशन पे काम कर लेगा तो हो गया। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दीज इश्यूज। देन आगे द प्रॉब्लम दैट नीड्स ग्रुप एक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कलेक्टिव तरीके से हम लोगों को डील करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए थे। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को टारगेट रखने की बात की, तो उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 में ना जो इन्फ्लेशन था श्रीलंका के अंदर वो ऑल टाइम हाई चला गया था 64.3% तक का, और जो फूड के प्राइस थे वो 84.6% तक चले गए थे। यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ क्या, जिनको नहीं पता कि 64.3% का मतलब क्या, यानी कि कोई चीज़ अगर पहले 100 रुपये kg बिक रही थी ना, अब सडनली 164 kg के हिसाब से बिकने लग गई है। ऑलराइट, अब इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा इंडिया के अंदर में ना हम लोग इन्फ्लेशन के रेट में हम लोग बात करते हैं कि 2% से लेकर के 6% के बीच जब तक रहता है, यानी कि कोई चीज़ अगर 102 रुपये से लेकर के 106 रुपये तक इंक्रीज़ होती है ना तो इंडिया के लिए वो ठीक है। 102 से कम अगर होती है यानी कि 101 रुपये तक भी होती है तो उससे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और 106 से बियॉन्ड चल जाती है तो गरीबों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो द पुअर पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम लोग पॉवर्टी को भी ख़त्म करें, सब लोग अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी, और थोड़ा सा अगर 2% से ऊपर रहेगा तो ग्रोथ भी मेंटेन रहेगी। बट कोई चीज़ अगर 100 से 164 चली जा रही है ना सडनली, सो इट बिकम्स वेरी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर द पुअर पीपल टू अफोर्ड देम। तो ऐसा हुआ था, अगस्त के अंदर ये चीज़ हुई थी। और आपको पता होगा कि मेंस 2022 में आपका क्वेश्चन आया था श्रीलंका को लेकर के। एंड डैमेज इज कॉज्ड बाय फ्लड्स, इकोनॉमिक लॉस, पाकिस्तान के अंदर 330 बिलियन के आसपास से भी ज़्यादा का हम लोगों को लॉस हुआ था इकोनॉमिक का, और उसमें रिस्टोरेशन की कॉस्ट लगी थी मोर देन 16 बिलियन। अब आप लगा लो हिसाब, 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं। ऑलराइट, अब आप उस 100 को पहले तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये 30 से मतलब ऑलमोस्ट 3000 करोड़। उसके बाद इसको डॉलर से मल्टीप्लाई कर लो, 80 का इस हिसाब से ये मल्टीप्लाई कर लो, और वो तो इंडिया की बात कर रहा हूँ रुपए की मैं, पाकिस्तान के अंदर तो और भी बुरी हालत होगी। तो इतना तो नुकसान हो जाता है। फिर इसका 16 बिलियन के आसपास और 46-50 बिलियन लगा लो मतलब। फिर जो ग्लोबल फ्यूल के प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गए। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने अपना फ्यूल का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया था 50% तक, जिसके कारण उनकी इन्फ्लेशन 7.5% चली गई थी सितंबर 2022 में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये जो 3 एग्जाम्पल दिए ना हम लोगों ने यहाँ पर, ये इन्फ्लेशन का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इन तीनों को ना नोट डाउन कर लो। इस बार ना 2 क्वेश्चन आए थे मीन्स में, एक तो श्रीलंका को लेकर के आया था, ऑलराइट, और पता है 2 क्या, मुझे लगता है 3 क्वेश्चन आप नोट ऑब्जर्व कर सकते हो इस बार मेंस 2022 में। एक तो क्लीन टेक्नोलॉजी वाला आया था, एंड एक आया था हमारा श्रीलंका वाला आया था, एक आया था हमारा बिम्स्टेक और सार्क वाला। अब आप देखोगे ना तो ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, श्रीलंका का एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, बांग्लादेश का, जिसको तीनों एग्जाम्पल पता होते हैं ना वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूज़ करता। श्रीलंका वाले में तो कर ही देता, क्लीन एनर्जी वाले में करता कि अगर फ्यूल प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, इंडिया क्लीन एनर्जी पे काम करेगा तो इंडिया अपना क्लीन एनर्जी नेबर में सपोर्ट भी दे पाएगा बांग्लादेश को।
फिर पाकिस्तान का हुआ था तो बिम्स्टेक और सार्क वाला जो क्वेश्चन आया था, कहीं ना कहीं उसमें आप अपना स्किलफुली इसका इस्तेमाल कर पाते। तो इस तरीके से आपको वर्ड टू वर्ड कंटेंट उठाना होता है एडिटोरियल में से, इसलिए ज़रूरी होता है। तो ये भी कीवर्ड है। इंडिया के क्या क्या कर सकता है, प्रमोट करेगा कलेक्टिव एक्शन को। ये आपके वे फॉरवर्ड में लिखने के लिए बड़ा अच्छा वर्ड है। G20 के इसके कारण क्या आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पीस। अब आप क्या सकते हो ना, हाउ डू राइट इट, यू राइट एन आर्ग्यूमेंट एंड देन यू पुट अप द एविडेंस। आप लिखोगे कि टू प्रमोट प्रमोट कलेक्टिव पीस था ना, कलेक्टिव पीस प्रमोट करना, इसके कारण क्या होगा, इट लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस तरीके से। तो ये होता है, दिस इज लाइक कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। इफ यू कॉज दिस, इफ यू प्रमोट कलेक्टिव पीस या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके कारण होगा क्या, दिस इज द इफेक्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, राइट। कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव पीस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ ऐसे आपको नोट डाउन करनी होती है। मैं बता रहा हूँ तुम लोग कुछ नई चीज़ आंसर राइटिंग की। अब होगा क्या कि इंडिया के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इफेक्टिवली वॉइस द सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस क्या है साउथ एशिया की। हमारे यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर 1.8 बिलियन पीपल है। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, चाइना एशिया का पार्ट है। ये साउथ एशिया पूरा रिप्रेजेंट करता है 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर को एंड ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। अब ये सब आपको नोट डाउन करने चाहिए, ये अच्छी चीज़ आपको पता होना चाहिए। साउथ एशिया पर नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके इंट्रोडक्शन में लिख दो ये क्या नाम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट डज साउथ एशिया कंप्राइज ऑफ। तो लिखो वहाँ पर 1.8 बिलियन लोग हैं, 1/3 ऑफ द पीपल आर पुअर है वर्ल्ड के। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज भी हैं। सिंस साउथ एशिया का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो इंडिया है और इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, तो इंडिया बहुत अच्छे से इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट भी आपका मेंस में क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2021 में आया था शायद, इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट करके। तो वहाँ पर भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिख सकते थे। इसके अलावा 3 G20 के इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। कलेक्टिवली ये G20 का ट्रॉयका बनता है। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट G20 के डेवलपिंग मेंबर है, दैट इज़ दी साउथ अफ्रीका, जो कि G20 का प्रेसिडेंट होगा फॉर 2025 के लिए। तो इंडिया इन इश्यूज़ पे काम कर सकता है साउथ एशिया के ऊपर, कैसे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ की चैलेंजेस जो कि हमारा साउथ एशिया फेस करता है और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो आता है, तो पोस्ट पैंडमिक रिकवरी। पैंडमिक हमारा वैसे ओवरऑल ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद रिकवरी तो चल रही है ना। रिकवरी तो फर्स्ट डे से चल जाती है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पैंडमिक आ गया है, अब इसकी रिकवरी पे काम करना है। कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी हर वो चीज़ होती है इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन के प्रेशर आ रहे हैं, हम लोगों ने भी एग्जाम्पल देखे थे। और इंक्लीमेंट वेदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो 63% जो रीजन के एमिशन होते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेज का, वो एनर्जी जनरेशन के कारण आता है। यहाँ पर जो LNG होती है ना, उसके कारण 70% एनर्जी की नीड्स बांग्लादेश की फुलफिल की जाती है। इंडिया के अंदर 70% इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे कोल से आती है, रफली 70% की बात की जा रही है। ये सारे इश्यूज है जो इंडिया एड्रेस कर सकता है यहाँ पर। अगर इंडिया प्रायोरिटाइज करेगा इन सब इश्यूज़ को, तो ना सिर्फ G20 को इफेक्टिव बताएगा, बल्कि इस पूरे रीजन की और उसके बियॉन्ड इंडिया एक वॉइस बन सकता है फॉर द बिलियंस। ये भी देखा जाए तो आपको एक आपकी कंक्लूजन वाली लाइन है ऐसे किसी टॉपिक के अंदर। फिर कभी कभी आप लोग आंसर में लिखते हो ना रोड अहेड, वे फॉरवर्ड, तो कभी कभी उसमें आप ये भी यूज़ कर सकते हो, चार्टिंग द वे फॉरवर्ड। ठीक है, थोड़ा इनोवेटिव हो जाना अपने आंसर राइटिंग के अंदर, एग्जामिनर को दिखाई दे कुछ नया लिखा है इसने। सभी आंसर में आपको वे फॉरवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, सभी में आपको रोड अहेड लिखना नहीं ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये लिख दो चार्टिंग द पाथ, चार्टिंग द वे फॉरवर्ड, इस तरीके से। अब सिर्फ सिंस इंडिया जो है G20 का एकमात्र वो मेंबर है साउथ एशिया से जिसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली थी, नॉन G20 नेशंस की भी, उनके लिए भी इंडिया एक वॉइस बनना चाहता है। क्योंकि वेल्दी इकॉनमीज़ का कुछ डिसप्रोपोर्शनेट पावर होती है, वो किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रेड, जैसे यहाँ पर वेल्दी इकॉनमीज़ की बात की जा रही है, चाइना, रशिया ना, रशिया को कितना वेल्दी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी चाइना हो गया, US हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गया, उनके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का ट्रेड फाइनेंस काफ़ी हद तक वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने फेवर में वो इन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। इसी कारण एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि किस तरीके से रियलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कैसे हम डेवलपमेंट, ट्रेड, क्लाइमेट एक्शन के इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो एज अ स्केप्टिक्स कीप डिबेटिंग ऑन द G20's वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। स्केप्टिक्स मतलब होता है, स्केप्टिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप हर चीज़ को ना बहुत गहराई में जानना चाहते हो, आपको लॉजिक चाहिए, आप चीज़ को रीजनिंग बहुत करते हो, यू आर डाउटफुल ऑफ इट्स प्रेजेंट, जो उसका स्टेटस को होता है ना, उसको प्रेजेंट को आप के प्रति डाउटफुल होते हो। तो वो डिबेट करते रहते हैं कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है। तो साउथ एशियन जाइंट के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साउथ एशियन जाइंट मतलब है इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कुछ डेलिब्रेशंस, डिस्कशन और डिबेट, अब आप इसको D3 के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो।
डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट, इनको इनिशिएट कर सकता है। इसके कारण पॉलिसीज़ जहाँ पर कुछ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस पे काम किया जा सकता है, जो कि हमारे जो भी इमीडिएट नेबरहुड और उसके बियॉन्ड के जो भी प्रेसिंग कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर पाएगा। तो ये था हमारा G20 का एंड साउथ एशिया इंडिया का टॉपिक, और बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं आपके पास इसके लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के IR के आपके जो नोट्स होंगे, आपका PSIR का ऑप्शन हो तो बहुत यूज़फुल है यहाँ से कॉन्टेंट आपके लिए। इसको अलग से स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना। कुछ कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि सेव कर लो, इनमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आए होते हैं, तो उनको सेव कर लिया करो। ये उनमें से वही वाला एडिटोरियल है जो कि आपको अलग से कलेक्ट कर लेना है। इससे पहले भी मैंने एक किया था, मुझे डेट तो याद नहीं, प्रोबेबली एक सप्ताह पहले मैंने आपको एक एडिटोरियल ऐसा बताया था जिससे मैंने कहा था कि इसको अलग से सेव कर लेना, और ये दूसरा ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये 2 एडिटोरियल गलती से भी मिस मत करना आप। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारे 2014 के सारे क्वेश्चंस आज खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग लास्ट की 2 केस स्टडीज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चंस आए थे, सारे कवर कर लिए, 6 इसमें केस स्टडीज़ आई थी। और PDF मैं शेयर नहीं करता हूँ, उसका कारण बहुत साफ सा है कि PDF अगर आप लोग को मिल जाएगी तो एक टेंडेंसी होती है ना हमारी, उसको सेव करके रख लो, फिर बाद में करेंगे, तो आपको सामने दिखता चला जाएगा, आप उसको नोट डाउन करते चलिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो केस स्टडी अपनी पढ़ते हैं पहले। 20 मार्क्स की थी। क्वेश्चन था, रामेश्वर सक्सेसफुली क्लियर्ड द प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड वाज एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी दैट ही वुड गेट थ्रू द सिविल सर्विसेज टू सर्व द कंट्री। ओके, तो रामेश्वर इज अ पर्सन है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर किया है। हालांकि सून आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज उनको रियलाइज हुआ दैट थिंग्स आर नॉट एज रोजी एज ही हैड इमेजिन, तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी। ही फाउंड ए मेंबर ऑफ द माल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द डिपार्टमेंट असाइंड टू हिम। ओके फाइन, सिचुएशन समझ में आ गई हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, फंड्स अंडर वेरियस स्कीम्स एंड ग्रांट्स वर बीइंग मिस अप्रोप्रिएटेड, फंड्स का मिसयूज हो रहा था। ऑफिशियल प्रैक्टिसेस वर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर पर्सनल नीड्स बाय द ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग द स्टाफ was also not up to the mark. Prospective candidates were required to write an examination in which a lot of cheating was going on. Some candidates were provided with external help in the examination. देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं। Rameshwar brought these incidents to the notice of his seniors. However, he was advised to keep his eyes, ears and mouth shut. Okay. Ignore all these things which were taking place with the convenience of all the higher ups. तो मतलब पहले सीनियर्स की मदद से किया जा रहा था सब कुछ। Rameshwar felt highly disillusioned and uncomfortable. He comes to you seeking your advice. Okay, now you are the person who will be giving advice to Rameshwar. Indicate करो various options that you think are available to this situation. How would you help him to evaluate these options and choose the most appropriate? तो options देने हैं, evaluate करना है, choose करना है most appropriate. ठीक है, case study समझ में आ गई हमको। The case involves my friend Rameshwar, me and the Rameshwar's corrupt department. The malpractices mentioned include misappropriation of funds, cheating in the recruitment exam, use of government resources for personal use, proved involvement of seniors and the alleged involvement of higher ups. तो सारे जो लोग involved थे वो भी, जो stakeholders थे वो भी, issue भी देख लिया। So when he comes to me to seek advice, I will first try to understand and manage his emotions, at the same time keep my emotions under check while helping him choose one of the following options. Ignore the situation and do as the seniors say. तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा हो गया लीव द डिपार्टमेंट। तीसरा हो गया विसल ब्लो अगेंस्ट द मेंशन्ड प्रैक्टिसेस, यानी कि पोल खोल दो सबकी। फोर्थ हो गया टॉक टू द हायर अप्स एज देयर रोल इजंट क्रिस्टल क्लियर येट एंड देन डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप। ओके, माई हेल्प इन इवेल्युएटिंग इन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1 जो ऑप्शन था, my personal values are against corruption and malpractices, hence I will tell Rameshwar to listen to his personal values and inner voice. If he thinks it is right to blow whistle, then he should. I will tell him that keeping the silent won't address the ethical dilemmas prevalent in the department and the status quo will continue. Status quo मतलब जो पहले से जो परिस्थिति बनी हुई है वो। Second, I will remind him of the struggle he has gone through to reach where he has, मतलब सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना तो ईजी नहीं होता। Hence, leaving the department itself isn't an option at all. Will sensitize him that doing so won't stop the malpractices in the department. कि भाई तू छोड़ के चला जाएगा तो मतलब डिपार्टमेंट तो ठीक नहीं हो जाएगा ना। And he will live a life marred by the negative emotions because of failure to serve the country as he always wanted. ठीक है। तीसरा था विसल ब्लो करने का। विसल ब्लो करो विदाउट बेसिक इंक्वायरी एंड विदाउट रीचिंग आउट टू द हायर लाइनअप isn't a good idea. Hence, I will advise Rameshwar not to jump to this step directly. मतलब ये किया जा सकता है लेकिन डायरेक्टली मत करना। Fourth, I will ask Rameshwar to talk to higher ups to know if they really are a party to corrupt practices in the department. If yes,
then he should whistle blow. If no, then higher ups shall deal with the matter. Okay, अब हम लोगों ने इसी चीज़ को फ्लो चार्ट से दिखाना. हम लोगों ने चारों ऑप्शंस का इवेल्यूशन भी कर ली जो उसने पूछा था. इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन माई पार्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज रामेश्वर इमोशंस. ठीक है, ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ना ऑप्शन देने से पहले. एडवाइस देना रामेश्वर को. इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन हिज पार्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस. Then, hence option 4 seems to be the most appropriate in the given situation. So, emotional intelligence on my part to Rameshwar and his part in the executing the selected option will decide how the department frees itself from the evils of corruption. Simple था. हम लोग 4 केस स्टडीज कर चुके हैं, 5वीं थी इस चैप्टर की और ये लास्ट केस स्टडी 2014 वाले क्वेश्चंस की. In our country, the migration of rural people in towns and cities is increasing drastically. This is causing serious problem both in rural as well as in urban areas. In fact, things are becoming really unmanageable. Can you analyze the problem in detail and indicate not only in the socio-economic but also the emotional and attitudinal factors responsible for this problem? तो emotional और attitudinal दोनों factors बताने. Also distinct, bring out why. Number 1, educated youth are trying to shift to urban areas. Okay, fine. एक option तो ये हो गया. दूसरा हो गया landless poor people are migrating to urban slums. तीसरा हो गया even some farmers are selling off the land and trying to settle in urban areas, taking petty jobs. What feasible steps can you suggest which will be effective in controlling this serious problem in our country? ठीक है जी, तो उसने सजेशन भी मांग लिया 2 चीज़ों के ऊपर, एजुकेटेड यूथ पर, लैंडलेस के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, तीनों के ऊपर अलग अलग सिचुएशन समझने की कोशिश की है. तो हमने स्टार्टिंग की एज पर द सेंसस 2011 माइग्रेशन हैज़ बीन ऑन द राइज बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. माइग्रेशन का एक होता है पुश फैक्टर. पुश मतलब जिसके कारण आपको निकलना पड़ रहा है. लैक ऑफ जॉब्स, आप जिस जगह से आप जा रहे हो ना वहाँ पर पुश फैक्टर अप्लाई होता है. दूसरी साइड जहाँ पर आप पहुँच रहे हो, जहाँ जाना होता है, उस जगह से पुल फैक्टर की वो क्या चीज़ है जो आपको शहर में खींच रही है और रूरल एरिया में ऐसा क्या है जो आपको पुश कर रहा है. तो रूरल एरिया का पुश फैक्टर है लैक ऑफ जॉब्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज, उसकी कमी. अर्बन के अंदर पुल फैक्टर क्या होता है, वहाँ पर बेटर जॉब्स होती है, वहाँ पर सोशल डिज़ायर होता है आपका अर्बन एरिया का. एक डिस्ट्रेस एग्रीकल्चर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज, फॉर्म ऑफ सोशल रीजन्स, अटेम्प्ट टू एस्केप द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड लीड रिस्पेक्टफुल लाइफ. ये सारे कारण होते हैं कि लोग शहर को, गांव को छोड़कर शहर जाना चाहते हैं. फिर उसने बात की थी इमोशनल एटीट्यूडल फैक्टर्स की. तो न्यूक्लियर फैमिलीज और सीनियर सिटीजन्स दे लेफ्ट बिहाइंड द विलेजेस, दे सफर इमोशनल डिस्ट्रेस. फीमेल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन इज लेसर देन द मेल माइग्रेशन एंड फीमेल्स हैव टू बेयर इमोशनल एंड एटीट्यूडनल इशूज ऑफ सेल्फ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, फीमेल्स को भी एड्रेस कर दिया. किनशिप बॉन्ड्स इन जनरल आर रेवर्ड इन इंडिया एंड दीज सफ़र बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. किनशिप मतलब जो किन मतलब रिश्तेदार जो होता है, फैमिली मेम्बर. एटीट्यूड ऑफ द अर्बन ड्वेलर्स अगेंस्ट द रूरल इमिग्रेंट्स क्रिएट्स इशूज लाइक जीनोफोबिया अंडर द गार्ब ऑफ लॉस ऑफ रिसोर्सेज एंड जॉब्स टू आउटसाइडर. जीनोफोबिया मतलब होता है द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. फोबिया वर्ड का मतलब डर होता है और जीनो का मतलब स्ट्रेंजर होता है. एजुकेटेड, उसने सिचुएशन दी थी ना, एजुकेटेड यूथ आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू द अर्बन एरियाज, तो उसको एड्रेस करते हैं. एजुकेटेड यूथ ट्राइंग टू शिफ्ट इन द सर्च ऑफ बेटर सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एज मेंशन्ड अबव एंड फॉर फर्दर हायर एजुकेशन. तो सोशियो इकोनॉमिक भी चाहिए उनको और बेटर एजुकेशन भी. फिर लैंडलेस पुअर पीपल की माइग्रेशन की बात की थी. कंस्ट्रक्शन का बूम देखने को मिलता है शहरों के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर माइग्रेशन ऑफ लैंडलेस पुअर पीपल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द वॉन्ट ऑफ चीप लेबर. अदर रिसोर्सेज इंक्लूड डोमेस्टिक हेल्प एंड इंडस्ट्रियल लेबर. ठीक है. Lack of housing benefits and resources forces them to live in slums. तीसरा था even some farmers are selling off the land and trying to settle in urban areas, taking petty jobs because land grabbing हो रही है कॉर्पोरेट के द्वारा, मॉल ओनर्स के द्वारा. ये मेन रीज़न है. It is in a bid to escape the distress agriculture. Petty jobs are taken because of poor vocational training. फिर पुल फैक्टर्स प्लस में पुश फैक्टर दोनों जब मिल जाते हैं तो माइग्रेशन होता है और ये हम लोगों ने फिर एड्रेस डायलेमा को एड्रेस भी किया. फिजिबल स्टेप्स क्या थे, इंप्लीमेंट करो स्कीम जैसे कि आर अर्बन, मनरेगा, पूरा एट्सेट्रा. प्रोवाइड करो, अब ये सारी चीज़ें मनरेगा, पूरा, आर अर्बन वगैरह ये सब आप अपने पढ़ते हो GS 1 to 3 के अंदर, तो इनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे. यहाँ पर हम लोग सिर्फ GS 4 के आंसर राइटिंग कर रहे हैं. प्रोवाइड इनफ पुल फैक्टर्स इन रूरल एरियाज लाइक एजुकेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा. इंप्रूव द हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डबल द फार्मर इनकम बाय 2025. सेंसिटाइज करो अर्बन पॉपुलेशन को अगेंस्ट xenophobia एंड हेट्रेड फॉर द रूरल पुअर. Attitude change on the part of both rural and urban population. Hence, both cause and effect of migration have inextricable links with the socio-economic, attitudinal and emotional factors and each need to be managed to control the implications. Simple तरीके से कर दिया. मैंने थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि आज की वीडियो मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी थी एंड सैटरडे को होता ही है, मुझे कहीं जाना होता है रोज़ सुबह, सो मैं फटाफट चीज़ें निपटा देता हूँ. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. कल से हम लोग 2015 का पेपर स्टार्ट करेंगे.